बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो पढ़ रहे थे, लेक्चर जो चल रहे थे वो मार्केट और उसकी टाइप्स चल रही थी। तो हमने जो है हमने परफेक्ट कंपटीशन को पढ़ा है और दीज आर द मार्केट स्ट्रक्चर: मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली। अब आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन जो है उसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं और मोनोपोली में एक सेलर होता है। और उसके बाद जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मार्केट स्ट्रक्चर जो है उसमें हमने देखा है, परफेक्ट कंपटीशन को हम देख चुके हैं, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। और मोनोपोली में हमें पता है कि एक सेलर होता है जो पूरी और इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी जो है वो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन जो है उसकी निस्बत जो है ये कम होते हैं। उसके बाद ओलिगोपोली है, उसमें फ्यू सेलर्स होते हैं जो कि जिनको सप्लाई पे या उसकी प्रोडक्शन पे, चीज़ की प्रोडक्शन पे कंट्रोल होता है। अच्छा, इसको एक टेबल के लिए पहले देखते हैं, उसके बाद हम मोनोपोली पढ़ते हैं। देखें, ये है करैक्टरिस्टिक्स हैं। प्योर कंपटीशन में मैनी फर्म्स होती हैं और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मैनी फर्म्स विद नॉन इंटरडिपेंडेंस, प्राइसिंग एंड क्वांटिटी डिसीजंस। ओलिगोपोली में फ्यू फर्म्स होती हैं विद इंटरडिपेंडेंस, प्राइसिंग एंड क्वांटिटी डिसीजंस। और प्योर मोनोपोली में सिंगल सेलर्स होते हैं। नंबर ऑफ बायर्स जो हैं प्योर कंपटीशन में वो मैनी बायर्स हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी बेशुमार बायर्स होते हैं, लेकिन जो है अगर हम ओलिगोपोली में देखें तो अनस्पेसिफाइड है और प्योर मोनोपोली में भी स्पेसिफिकेशन नहीं दी हुई। प्योर कंपटीशन में जो बैरियर टू एंट्री है वो नहीं होता, यानी कोई भी एंटर कर सकता है मार्केट में, कारोबार में एंटर हो सकता है, कारोबार में एग्जिट जो हमने बेसिक उसकी कंडीशन पढ़ी थी, 5 कंडीशन जो पढ़ी थी प्योर परफेक्ट कंपटीशन की, उसमें एक कंडीशन ये थी कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत लो होता है एंट्रेंस जो है या बैरियर टू एंट्री जो है वो बड़ा लो होता है। और ओलिगोपोली में हाई बैरियर होता है, लेकिन कोई भी इतनी आसानी से जो है ओलिगोपोली मार्केट में एंटर नहीं हो सकता। और प्योर मोनोपोली में जो है कंप्लीट जो है बैरियर होता है, यानी एंट्रेंस नहीं हो सकती कारोबार में। प्योर कंपटीशन जो है उसमें अगर एंट्री और एग्जिट की बात करें एक्टिविटी की, यस यहाँ पे है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बी है और ओलिगोपोली में डिफ़िकल्ट एंट्री, और प्योर मोनोपोली में ये ब्लॉक्ड है, एंट्री नहीं है। होमोजेनियस आर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ये भी एक अजम्पशन होता है। जैसे प्योर कंपटीशन में हमने पढ़ा हुआ है कि होमोजेनियस जो है वो गुड्स होनी चाहिए। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होती हैं। ओलिगोपोली में प्रोड्यूसर्स कैन बी आदर डिफरेंशिएटेड और नॉन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, यानी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हो सकती हैं या नॉन डिफरेंशिएटेड। और प्योर मोनोपोली में जाहिर है सिंगल होमोजेनियस प्रोडक्ट विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ये हमने उसकी बेसिक कंडीशन जो है वो मोनोपोली की देखी हुई है। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर जो है इनमें अगर देखें तो शॉर्ट रन प्रॉफिट्स, लॉन्ग रन प्रॉफिट्स, प्राइस टेकर है या प्राइस सर्चर है या मेकर है, और ड्रा द डिमांड कर्व फेसिंग द फर्म, कि डिमांड कर्व कैसा होगा। प्योर कंपटीशन में अवेलेबल होता है, शॉर्ट रन में भी अवेलेबल होता है प्रॉफिट, लेकिन लॉन्ग रन में अवेलेबल नहीं होता। उसके बाद जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में यस शॉर्ट रन में है, लॉन्ग रन में
उस तरह से जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है वो नहीं होता इसमें। ओलिगोपोली जो है उसमें शॉर्ट रन में अवेलेबल होता है प्रॉफिट, और लॉन्ग रन में भी हो सकता है अगर आप एंट्री ब्लॉक कर देते हैं। प्योर मोनोपोली में शॉर्ट रन में भी हो सकता है और लॉन्ग रन में तो ज़रूर होता है। और इसी तरह से जो प्योर कंपटीशन है वो फर्म प्राइस टेकर है। बाकी जो है तीनों मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कुछ हद तक प्राइस मेकर जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली प्राइस मेकर है, और प्योर मोनोपोली डेफिनेट जो है वो प्राइस मेकर है। डिमांड कर्व जो है वो प्योर कंपटीशन में परफेक्टली इलास्टिक होता है, और अगर हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की तो वेरी इलास्टिक, ओलिगोपोली की बात करें तो इनइलास्टिक, और इसी तरह से मोनोपोली में भी जो है वो इनइलास्टिक होता है। दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में ऑलमोस्ट हंड्रेड्स फर्म्स हो सकती हैं। मोनोपोली में एक फर्म होती है विद एट लीस्ट 25% मार्केट शेयर होना चाहिए उसके पास। ओलिगोपोली जो है उसमें 5 फर्म्स, कंसंट्रेशन रेशो उसमें भी ग्रेटर देन 50 है, और उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सेवरल फर्म्स विद ब्रांड लॉयल्टी, और उसके बाद जो है बाकी चीज़ें जो है आपको जो है 3 मार्केट्स को आपको फोकस करना है, दैट इज़ मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अच्छा, उसके बाद देखें ये हमने पढ़ा हुआ है परफेक्ट कंपटीशन में कि आपके जो MR है, AR है, दे आर, और डिमांड लाइन जो है दिस इज़ परफेक्टली इलास्टिक, और SMC जो है वो यू शेप या, और इसमें हाकिन इमाम ने कहा हुआ है इसको समझने के लिए कि ये एक टिक की शक्ल में होता है, और इसमें 2 पॉइंट हैं जहाँ पे MC इक्वल MR है, यानी हम जब फर्म इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम कहते हैं जहाँ MC इक्वल MR है वहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है। तो अब 2 पॉइंट के ऊपर F और E के ऊपर दोनों के ऊपर जो है MC इक्वल MR है, लेकिन आप देखें कि जो सेकंड कंडीशन है दैट इज़ सफिशिएंट कंडीशन कि उसमें जो है वो तो 2 पॉइंट हैं, एक F पॉइंट है और एक E पॉइंट है। F के पे भी जो है MR और AR बराबर हैं, और E पे भी MR और MC बराबर हैं। तो MC जो है F पे भी बराबर है, E पे भी बराबर है उसके, और ये तो नेसेसरी कंडीशन दोनों पे पूरी हो रही है। लेकिन एक सफिशिएंट कंडीशन की हमने पहले भी बात की है कि जो स्लोप ऑफ MC है वो मस्ट बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR। तो F पे देखें कि जो MC है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है, और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है। तो E के ऊपर जो है ना ये सफिशिएंट कंडीशन पूरी हो रही है, यानी स्लोप ऑफ MC इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR। और MR का स्लोप आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है जो परफेक्टली इलास्टिक है उसका स्लोप 0 होता है, तो इसका स्लोप 0 है। ठीक है, कोई भी लाइन जो हॉरिजॉन्टल है उसका स्लोप 0 होता है, क्योंकि देखें Y एक्सिस में चेंज नहीं आ रहा। स्लोप जब हम निकालते हैं तो चेंज इन Y ओवर चेंज इन X, तो चेंज इन Y 0 है, तो जब ऊपर वाली रकम 0 होगी, न्यूमरेटर 0 होगा, तो उसका आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ हमने पहले भी देखी है, मैं इसलिए रिवाइज़ करा रहा हूँ कि ये बहुत अहम टॉपिक है मार्केट का, तो इसलिए आप इसको गौर से देखिएगा। उसके बाद देखें, अगर हम एक और चीज़ शामिल करें तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो है प्रॉफिट का लेवल क्या है। यानी अगर हम AC को शामिल करें यहाँ पे, एवरेज कॉस्ट को और प्राइस को और एवरेज कॉस्ट का कंपैरिजन करें, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाली जो कंडीशन है ये नॉर्मल प्रॉफिट की है। अब ये गौर रखिएगा कि जब प्राइस जो है AC के बराबर होगा, ये देखें यू शेप AC, और आप देखें ये बिल्कुल प्राइस की लाइन के ऊपर है, तो इसका मतलब ये दोनों, अब देखें सारी कंडीशन पूरी हो रही है। MC इज इक्वल टू MR, MC का स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप MC का ग्रेटर है देन स्लोप ऑफ MR, और उसके बाद AC जो है वो भी P के बराबर है। तो यहाँ पे जब प्राइस AC के बराबर होगा तो यहाँ पे फिर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन बनेगी, यानी ना तो लॉस है ना जो है बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल प्रॉफिट है यहाँ पे, बल्कि नॉर्मल प्रॉफिट होगा। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे नई डायग्राम जो है, यहाँ पे देखें AC जो है
बाकी वही कंडीशंस आपने बात करनी है, MC इज इक्वल टू MR और स्लोप ऑफ MC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR। लेकिन यहाँ पे AC देखें, AC जो है इस क्वांटिटी के ऊपर आप देखें AC, तो AC जो है वो है P1 और जो आपकी प्राइस है वो है P, तो P प्राइस जो है वो ग्रेटर देन AC, तो इसको आप बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो दिस इज व्हेन P इज ग्रेटर देन AC, व्हेन P इज ग्रेटर देन AC इट वुड बी एबनॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ पे देखें दिस इज लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है, ये भी कल हमने देखा था। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम जो है ये इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम है कि जहाँ पे सप्लाई जो है और डिमांड मीट करती है, उसी प्राइस को जो है मार्केट में जो प्राइस सेट होती है वही प्राइस ये फर्म लेगी। ये मार्केट की इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम टोटल सप्लाई टोटल डिमांड को देखते हैं, और ये फर्म के लिए हम देखते हैं कि जनाब यहाँ पे देखें जो MC है SMC वो MR के बराबर है, AC जो है SAC और LAC वो P के बराबर हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इन द लॉन्ग रन जो है हमें वो नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो मिलता है, यानी P इज इक्वल टू LAC। तो इसको भी आप कहेंगे जी लॉन्ग रन में जो है एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि ये अभी हम एक चार्ट में भी देख के आए हैं, जो पीछे हमने देखा है कि लॉन्ग रन में जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट है। ये कुछ डायग्राम्स हैं जो कि वही वाले, ये देखें इंडस्ट्री की बात कर रहा है, सप्लाई डिमांड, और उसके बाद देखें दिस इज एबनॉर्मल प्रॉफिट, और ये वाला देखें यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज। जब एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है ना, तो इस फर्म A, तो कुछ एक फर्म B है वो देखें नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, और कुछ फर्म C है वो लॉस में जा रही है। तो इट में भी कि ये वाली फर्म, ये आपके लिए नहीं है, लेकिन इट में भी कि ये फर्म बड़ी एफिशिएंट है, उसके बाद जो है उसके बाद जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है वो बड़े एफिशिएंट है। दिस इज़ नॉट फॉर यू, आपको सिर्फ ऊपर वाला लॉन्ग रन का करना है जी। आगे है कंप्यूटिंग मोनोपोली प्रॉफिट। उससे पहले देखें हमने कल बात की थी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय अ फर्म कंपेटिटिव फर्म, जब वहाँ पे आप जो है जब टेबल देखते हैं वहाँ पे आपको क्वांटिटी देखें 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये क्वांटिटी है। टोटल जो रेवेन्यू है उसमें हमने कहा था कि अगर लेट प्राइस है 8, यहाँ इसने 8 प्राइस कंसिडर की हुई है, तो आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो है वो यूनिफॉर्म प्राइस होती है या एक ही सेम प्राइस होती है। ऑल दी जो होमोजीनियस जो हैं वो यूनिट्स होते हैं किसी भी क्वांटिटी के, उसकी सेम प्राइस होती है। तो इन सब की प्राइस जो है जितने भी वो यूनिट चाहे 10 बेच रहा है या 60 बेच रहा है, उसकी प्राइस जो है वो 8 होएगी। तो 10 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 80, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करें 20 को तो 160, और 30 को करें तो 8 से मल्टीप्लाई करें तो 240। तो आप देखें ये जो प्राइस है वो 8 है। तो यहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू हमने निकाला, मार्जिन रेवेन्यू क्या है कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू, तो वो आपके पास वो भी 8 आ रहा है। और अगर आप एवरेज रेवेन्यू निकालेंगे, यानी आप टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी में डिवाइड करेंगे, तो वो भी 8 आएगा। अब देखें मार्जिन रेवेन्यू जो है वो 8 आ रहा है, तो जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो जाहिर है एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। ये देखें दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन जब हमने मोनोपोली की बात की थी, उसका जब हमने टेबल देखा मोनोपोली का, तो चूंकि वहाँ पे प्राइस में चेंज आएगा, यानी देखें लेट के 10 है, और अगर ये क्वांटिटी जो है ये मोनोपोली का नहीं है। आगे चलते हैं, देखते हैं मोनोपोली का टेबल जो है, ताकि हमें उससे अंदाज़ा हो कि इसका जो है जी। ये देखें दिस इज़ क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6। अब क्वांटिटी अगर उसने ज़्यादा बेचनी है तो प्राइस को उसे कम करना पड़ेगा, प्राइस को उसने कम किया। तो अब देखें मार्जिन रेवेन्यू जो है वो 74, 62, 44, 10 और इस तरह से यानी कम होता जा रहा है। तो इसमें जो है ये देखें मार्जिन रेवेन्यू यहाँ पे जो है वो देखें वो भी ऐसे नेगेटिवली स्लोप्ड है, जैसे कि आपकी टेबल में शो हो रहा है कि आपके मार्जिन रेवेन्यू जो है वो कम होता जा रहा है, वो नेगेटिवली स्लोप्ड है। ये देखें जी 140, 74, 62, 44। तो ये इनका फार्मूला वही है कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू जो है वो कैसे आएगा।
चूँकि यहाँ पे प्राइस जो है फिक्स नहीं होती, प्राइस सेम नहीं होती, यूनिफॉर्म नहीं होती प्राइस जो है उसकी वो कम करता रहता है ताकि क्वांटिटी को ज़्यादा बेचे। तो इसलिए जो है इसका जो मार्जिन रेवेन्यू है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होगा। इसकी डिमांड लाइन जो है, जो एवरेज रेवेन्यू है, वो भी इसका नेगेटिवली स्लोप्ड होगा। लेकिन यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव के लिए एक बात याद रखनी है कि एम आर जो है फॉल्स डबल देन ए आर, यानी एम आर जो है उसका जो फासला होगा वाई एक्सिस से, अगर वो 1 सेंटीमीटर है तो जो ए आर है उसका 2 सेंटीमीटर होगा। यानी आपने इस तरह से बनाना है कि एम आर जो है वो इसके करीब होगा, लेट वाई एक्सिस के करीब ये 1 सेंटीमीटर का फासला रखते हैं, और इसका जो है आगे मज़ीद जो है 1 सेंटीमीटर रखें ए आर का या डिमांड लाइन का, क्योंकि एम आर जो है फॉल्स डबल देन ए आर। तो ये इनका एम आर और ए आर इनकी जो है हम बना सकते हैं। उसके बाद जो है कि वेयर इज़ इक्विलिब्रियम, तो परफेक्ट मोनोपोली में जो है इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जो कि जो कंडीशन हम पढ़ चुके हैं परफेक्ट कंपटीशन में, कि वहाँ ही इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पे जो है परफेक्ट कंपटीशन की जो है वो जो कंडीशंस थी, यानी एम सी इज इक्वल टू शुड बी एम आर, मार्जिन कॉस्ट जो है वो मार्जिन रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए, स्लोप ऑफ मार्जिन कॉस्ट मस्ट बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ मार्जिन रेवेन्यू। तो यहाँ देखिए बी पॉइंट के ऊपर जो है जो स्लोप ऑफ एम सी है या एम सी है वो एम आर के बराबर है, बी के ऊपर वो कंडीशन पूरी हो रही है। उसके बाद अगर आप देखें तो इसका एम आर का नेगेटिव स्लोप है, ये नीचे को आ रही है, और ये ऊपर को जा रही है तो इसका पॉजिटिव स्लोप है, तो दूसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है। तो लिहाजा बी के ऊपर जो है वो इक्विलिब्रियम है, और इस चीज़ को आप नीचे लेके आएंगे तो आपको क्वांटिटी के एक्सेस के ऊपर आएंगे तो आपको मोनोपोली क्वांटिटी मिलेगी। और उसके बाद जो है अगर आप इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ से जो इक्विलिब्रियम के ऊपर आप लाइन ले जाएं ए आर की तरफ, तो ए आर से ही आपको, चूँकि ए आर और पी जो है प्राइस, मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इक्वल होते हैं, तो यहाँ से आप जो हैं देखें बिल्कुल ए आर के ऊपर जा रहे हैं। अब ए आर के ऊपर जाने से हमें प्राइस मिलता है, क्योंकि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू सेम होते हैं मोनोपोली में, जो कि हमने टेबल से देख सकते हैं। तीन चीज़ें सेम होती हैं परफेक्ट कंपटीशन में, यानी प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू, और इसमें जो है वो दो चीज़ें इक्वल होंगी, दैट इज़ प्राइस एंड जो है एवरेज रेवेन्यू, प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू। अच्छा, उसके बाद देखें इसका लॉन्ग रन, अगर हम देखें इसका अच्छा, आप देखें यहाँ पे दिस इज़ लॉन्ग रन जो है वो इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म, और इसको अगर जो है आप देखें एल ए सी जो आपने ड्रा किया हुआ है, पहले एल ए सी हमने बनाया था, आपको याद होगा, वो एस ए सी से मिलके बनता है, एस ए सी और एस ए सी और एस एम सी से हम जो है वो ड्रा करके बनाते हैं एल ए सी, और एल एम सी भी ज़ाहिर है जो है वो यहाँ से चाहिए हमें यहाँ पे। तो अब जो है हमने देखना है कि एम आर जो है वो जहाँ पे कट कर रहा है एस एम सी को, वहाँ पे जो है वो इक्विलिब्रियम होगा, एम सी इज इक्वल टू एम आर, और वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे एल एम सी भी जो है यहाँ पे है, यानी एस एम सी, ये देखें एस एम सी जो 2 है, आपको ये वाले बनाने की ऊपर ज़रूरत नहीं, एस एम सी 1, एस ए सी 1, इसकी ज़रूरत नहीं आपको बनाने की, जस्ट आप एल ए सी बनाइए, थोड़ा सा प्लेटरमा और सस टाइप जिसे कहते हैं, और आप वो बनाएं, और जहाँ पे एम सी इज इक्वल टू एम आर हो, यानी एस एम सी और एम आर इक्वल हो, वहाँ पे आपका एल एम सी भी यहाँ पे कट कर रहा होगा यहाँ पे, और उस पॉइंट के ऊपर आपके एस ए सी 2 और आपका एल ए सी मिनिमम होना चाहिए। अगर वहाँ पे मिनिमम है तो जाहिर है फिर ये वाला पॉइंट बताता है कि दैट इज़ इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जो है सारी चीज़ें यहाँ पे इक्वल हो जाएंगी, यानी एस एम सी
SAC, LMC, LAC, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और SMC इज इक्वल टू MR, ये सारी यानी क्वांटिटी E जो है दैट इज़ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और PE जो है ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। बाकी ये वाला आपको ऊपर प्राइस या ये वाले बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको LAC बनाना है। यानी सबसे पहले आपको ख्याल वही रखना है जैसे इक्विलिब्रियम होता है कि SMC इज इक्वल टू MR, उसके बाद आपके पास LAC है, और आपका LMC जो होता है वो LAC को मिनिमम पॉइंट पे कट करेगा, और उसके बाद जो है उसके बाद आपका जो LAC है SAC2 है वो मिनिमम है, तो आपका LAC भी मिनिमम होएगा यहाँ पे। तो ये वाली चीज़ों का आप इसका ख्याल रखेंगे कि जो है वो एक और जो है इसकी डायग्राम देखते हैं। दिस इज़ कंप्यूटिंग, ये दिस इज़ मोनोपोली प्रॉफिट, जहाँ पे MR जो है नेगेटिवली स्लोप्ड। ये देखें, ये बहुत आसान सी डायग्राम है। यहाँ पे देखें आपके पास दिस इज़ LAC, ये देखें दिस इज़ MR, और MR जो है MC इज इक्वल टू MR के इक्वल। दिस इज़ LMC एंड दिस इज़ MR, और यहाँ पे आपके पास LAC। तो LMC ने LAC को मिनिमम पॉइंट पे कट भी किया है, और इक्विलिब्रियम जो है देखें कहाँ पे हुआ, जहाँ LMC जो है MR को मीट कर रही है। तो आपके पास क्वांटिटी, और यहाँ से ऊपर जाएंगे AR की तरफ तो आपको प्राइस हासिल होगा। तो K यहाँ पे प्राइस है, और E यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, और अगर आपने एवरेज कॉस्ट से लेके जाते हैं y एक्सिस की तरफ तो आपके पास टोटल कॉस्ट भी आ जाता है। तो टोटल कॉस्ट ये वाला एरिया ONHQ, दिस इज़ टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू OKPQ, दिस इज़ टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू में से आप टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो आपके पास फिर यहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट है। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि प्राइस जो है वो ग्रेटर देन AC है। तो आपके पास जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो है KNPH। फिर देख लें कि आपका जो है LMC MR को मीट कर रहा है। LMC का स्लोप जो है वो MR से ग्रेटर है। LMC LAC को मिनिमम पॉइंट पे कट कर रहा है। अब अगर आपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से क्वांटिटी निकालनी है तो क्वांटिटी के एक्सेस पे आए, और अगर आपने प्राइस लेनी है तो सीधा इसको ऊपर ले जाएं AR तक। दिस इज़ प्राइस, क्योंकि प्राइस और AR इक्वल होते हैं तो प्राइस के, और अब जो है यानी O के प्राइस है और OQ क्वांटिटी है। तो ये आपका टोटल रेवेन्यू, ये जो एक ट्रायंगल रेक्टेंगल बनती है ये आपकी जो है दिस इज़ OKPQ, दिस इज़ टोटल रेवेन्यू। टोटल कास्ट ONHQ, दिस इज़ टोटल कास्ट। तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल कास्ट निकालेंगे तो आपके पास KNPH जो है आपके पास दिस इज़ एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। और उसके बाद आगे है देखें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जो है भी कुछ शराइत हैं। यहाँ वहाँ पे ज़ाहिर है डिफरेंशिएटेड चीज़ें होती हैं। जो मोनोपोलिस्ट हैं जिनको कुछ मार्केट में मोनोपोली पावर हासिल होती है, not perfectly they are monopolist but they are having small shares in market demand। तो वहाँ पे जो है हम देखते हैं कि जो मोनोपोलिस्ट होते हैं उन्होंने अपनी चीज़ों में जो है वो डिफरेंशिएशन पैदा की होती है, और लोग उनसे अटैच हो जाते हैं और वो चीज़ें जो हैं उनकी चीज़ें ही डिमांड करते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर हम उसकी आप अजम्पशन देखेंगे, आप बुक से इसकी अजम्पशन देख लीजिएगा कि मोनोपोलिस्ट जो है कंपटीशन
उसके कौन कौन से अजम्पशन है। वन ऑफ द अजम्पशन विल बी assumption इसका देख लेते हैं कि what are the assumptions of ये दो टर्म्स हैं छोटी सी, ये देख लें ज़रा, ये भी बात का में भी कि आपको पूछ ले कि व्हाट आर दी अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो अगर आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालना है तो आपको टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट निकालनी है, तो बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा। अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालना है आपको तो फिर आपको जो है टोटल रेवेन्यू में से आपको एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों कॉस्ट निकालने होंगे, तो आपके पास जो बाकी बचेगा उसको आप इकोनॉमिक प्रॉफिट कहेंगे। अच्छा, उसके बाद जो हम जा रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है उसकी तरफ। हाँ, दिस इज़ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है मोनोपोलिस्टिक कंपेटिटिव वर्सेस परफेक्टली कंपेटिटिव। अब देखें ज़रा यहाँ पे जो है ये जो फर्म है द मेकिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, टू इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक इसके हैं, लेट डिफरेंशिएटेड बट हाईली सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। इसमें थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन होती है लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो सब्सटीट्यूट की जा सकती हैं, एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल की जा सकती हैं। और यहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्ज़िट जो है वो भी होता है। तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा इसको ज़हन में ज़रूर बैठाइएगा कि जो मोनोपोली का जो है और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो डायग्राम में आपको फ़र्क नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसमें फ़र्क है कि जो मोनोपोली के जो हैं डिमांड लाइन है या मार्जिनल रेवेन्यू लाइन है उसमें इलास्टिसिटी कम होती है, वो कम इलास्टिक है, और ये थोड़ी सी उसकी निस्बत जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है। यानी वो अगर होती हैं तो वैसे इस तरह से नीचे की तरफ, और लेकिन ये जो हैं देखें ये थोड़ी सी फ्लैट है या इलास्टिक हैं, और वो वाली जो हैं वो लेस इलास्टिक है। तो इसमें आप देखेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है डिमांड डीएम, और उसके बाद डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है मार्जिन रेवेन्यू। यहाँ पे भी आप देखें वही है कि एम सी इज इक्वल टू एम आर, उसी पॉइंट से आप जाएंगे एम आर की तरफ तो आपको प्राइस भी मिलेगा, और उसके बाद आपको क्वांटिटी भी एक्सिस पे क्वांटिटी मिलेगी। और उसके बाद जो है अगर आप जो है एसी ड्रा करते हैं तो इसी वर्टिकल लाइन के ऊपर जो है ये लाइन जहाँ से एसी को कट करती है उसी पॉइंट से आप जाते हैं वाई एक्सिस की तरफ, तो आपके पास जो है वो कॉस्ट भी एवरेज कॉस्ट आ जाते हैं। तो अब अगर आपने एवरेज कॉस्ट देखने हैं तो एवरेज जो टोटल कॉस्ट आपके पास है वो है ये वाला जो रेक्टेंगल जो है आपके पास, ये टोटल कॉस्ट की हो जाएगी, और टोटल रेवेन्यू को जो है आपके पास ये वाली रेक्टेंगल बनेगी। और आप जो है टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो पीछे जो आपके पास जो है एबनॉर्मल जो प्रॉफिट जो है वो बचेगा। अच्छा, लॉन्ग रन में ज़ाहिर है अगर ये एबनॉर्मल प्रॉफिट शॉर्ट रन में हो रहा है तो लॉन्ग रन में बेशुमार फर्में आ जाएंगी उस बिज़नेस में, ताकि वो भी जो है इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। बट बिकॉज दे आर अपॉर्चुनिस्ट तो उनकी ज़्यादा
स्ट्रेंथ नहीं होगी मार्केट में, जब वो बहुत ज़्यादा मार्केट में आ जाएंगे फर्म्स तो फिर उसका लॉस जो है वो शुरू हो जाएगा। जाहिर है जब सप्लाई बेशुमार हो जाएगी तो प्राइस जो है वो गिरेगी, और प्राइस गिरने से जो है प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो इन द एंड जो है वो जो फर्म्स जो अपॉर्चुनिटी के लिए आई थी, यानी प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी के लिए आए थे, वो जो है वो फर्म्स जो है वो बिज़नेस से निकल जाएंगी, और पीछे वो फर्म रह जाएंगी जो बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं या कुछ काफ़ी अरसे से वो काम कर रही हैं वाला, तो वो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि दे आर हैविंग देयर लार्ज इन्वेस्टमेंट्स, रिसर्च एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इन दैट बिजनेस। तो बाकी जो अपॉर्चुनिटी के लिए प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी के लिए आई थी वो वाली जो है वो बिज़नेस से निकल जाएंगी। तो इसलिए जो है इन द एंड जो है आप देखें कि एम सी इज इक्वल टू एम आर, तो क्वांटिटी आपके पास आ गई, और उसके बाद जब आप एवरेज रेवेन्यू के ऊपर गए तो आपके पास प्राइस आ गई। तो इसी प्राइस के ऊपर आपने एल ए सी ड्रा करना है। दिस इज़ एल ए सी यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, दिस इज़ एल ए सी। अब देखें जहाँ पे प्राइस एल ए सी के बराबर हो जाए, पहले भी बात हो चुकी है कि अगर प्राइस एल ए सी से प्राइस जो है वो ए सी से ज़्यादा है तो दिस इज़ एबनॉर्मल प्रॉफिट, प्राइस ए सी से कम है तो दिस इज़ लॉस, और प्राइस इज़ इक्वल टू जो है ए सी है तो फिर इसको आप कह सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो इन द लॉन्ग रन जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप देखेंगे कि ये नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, और चूँकि ये देखें एल ए सी जो है वो गिरते गिरते यहाँ पे इसने इसको टच किया है एवरेज रेवेन्यू की लाइन को, और यहाँ पे प्राइस उसके इक्वल है, क्योंकि ये वाली जो वर्टिकल लाइन नीचे से इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे आई थी, इसने इस पॉइंट के ऊपर टच किया था। ए आर को इसी पॉइंट के ऊपर एल ए सी भी टच कर रही है, तो इसका मतलब है प्राइस जो है वो एल ए सी के और एवरेज रेवेन्यू के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि फर्म जो है वो लॉन्ग रन में जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है। अब लॉन्ग रन की जो ऑब्जर्वेशन थी उसमें ये देखें कि शॉर्ट रन में हम कहते हैं अगर जाहिर है वो प्रॉफिट कमा रही होंगी, तो लॉन्ग रन में क्या होगा, प्रॉफिट्स विल अट्रैक्ट न्यू फर्म्स इन द इंडस्ट्री, चूँकि नो बैरियर्स टू एंट्री है, जैसे हमने टेबल में देखा था। द ओल्ड फर्म्स डिमांड विल डिक्रीज टू सम जो है at some point which is behind that, the point which is demand of the firms which are in the business in the short run. Firms output and price will fall। जब वो फर्म्स जो हैं वो निकलेंगे मार्केट से, निकल जाएंगे, तो दोबारा से फर्म की आउटपुट जो है वो गिरेगी, और एक फर्म्स के पास जो है एक फर्म का जो हिस्सा है वो भी कम होगा नई फर्म्स के आने से, और प्राइस गिर जाती है। उसके बाद यानी इंडस्ट्री की आउटपुट जो है वो राइज़ करती है, क्योंकि सप्लाई बढ़ेगी टोटल, तो प्राइस गिरेगी, प्रॉफिट गिरेंगे, और इन द एंड जो है जब वो फर्म में निकलेंगे तो दोबारा से जो है वो सप्लाई कम होगी, और प्राइस के बढ़ने से जो है दोबारा से प्राइस ए सी के बराबर हो जाएगी और नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा।